कि अगर ये ईद से पहले होता है मामला तो इस दौरान जो है हज भी है, और अगर ये वाक़या होता है तो ज़ाहिर सी बात है, और मिसाइल अटैक होते हैं और ड्रोन अटैक होते हैं तो ये मामला किस तरफ जाते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल जो है वो ख़तरनाक खबर है आई है, जहां अबू धाबी के इलाके अल-दफ़रा में 12 का न्यूक्लियर प्लांट के करीब एक बड़ा धमाका हुआ है। दोस्तों खबर सामने आई, बताया गया कि इसराइल के बेश शमेश इलाके में एक बड़ा धमाका हुआ और वहां एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड बनता हुआ दिखाई दिया। ये धमाका दोस्तों बिल्कुल उसी तरह था जैसे एटमी धमाके के बाद एक बहुत बड़ा धुएं का बादल ऊपर उठता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों देखिए, पूरा मशरिक़ वुस्ता, पूरा अरब एक बार फिर एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी खबर जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात से आई है, जहां अबू धाबी के इलाके अल-दफ़रा में 12 का न्यूक्लियर प्लांट के करीब एक बड़ा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ 3 ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया। उनमें से 2 ड्रोन्स को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन्स ने उस प्लांट के एक जनरेटर पर जोरदार धमाका किया। इस धमाके के नतीजे में इस प्लांट में आग लग गई, जिसे काफी जद्दोजहद के बाद बुझाया गया। लेकिन जिस अंदाज में यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ, इसने ना सिर्फ पूरे इलाके में बल्कि पूरी दुनिया में दोस्तों सनसनी फैला दी है। और यूं लग रहा है क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग शुरू हो चुकी है। देखिए दोस्तों, इस बारे में यूएई ने अभी तक ये नहीं बताया कि यह हमला किसकी तरफ से किया गया, और ना ही ईरान की तरफ से इस बारे में कोई बयान या वजाहत आई है। लेकिन जिस तरह यह हमला हुआ और जिस अंदाज में ये कार्रवाई की गई, इससे कई माहिरीन ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह हमला ईरान की तरफ से हो सकता है, ऐसा गुमान किया जा रहा है। अगरचे हमले के फौरन बाद IAEA समेत तमाम मुतल्लिका इदारे इस बात की तहकीक में लग गए कि कहीं कोई रेडियो एक्टिव मादा तो खारिज नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जांच के बाद ये मालूम हुआ कि किसी तरह का भी कोई रेडियो एक्टिव मादा खारिज नहीं हुआ, यानी एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। अब सवाल ये कि आया ये हमला वाकई ईरान की तरफ से किया गया, और क्या ये एक किस्म का वार्निंग शॉट था, यानी क्या ईरान यूएई को ये इशारा दे रहा है कि इस जंग में शामिल ना होना, वरना अंजाम इससे भी भयानक हो सकता है। दोस्तों दूसरी तरफ मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि यूएई ईरान पर हमला कर सकता है और यूएई जो है वो जंग में शामिल हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप यूएई के जरिए ईरान पर हमला करवा सकते हैं। यानी अब के जो है इसराइल और अमेरिका हो सकता है डायरेक्ट ना आए, वो यूएई के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं। क्योंकि दोस्तों खास तौर पर लवाना आइलैंड के हवाले से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि वहां से यूएई के जरिए कार्रवाई की जा सकती है। अब सवाल ये कि न्यूक्लियर प्लांट पर होने वाले ये धमाके क्या ईरान की तरफ से एक वार्निंग शॉट हैं या फिर ये एक फॉल्स फ्लैग है, ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इसके साथ ही एक बिल्कुल मिलती जुलती दोस्तों खबर सामने आई। बताया गया कि इसराइल के बेश शमेश इलाके में एक बड़ा धमाका हुआ और वहां एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड बनता हुआ दिखाई दिया। ये धमाका दोस्तों बिल्कुल उसी तरह था जैसे एटमी धमाके के बाद एक बहुत बड़ा धुएं का बादल ऊपर उठता है। अब सवाल ये कि बेश शमेश में ये धमाका कैसे हुआ। दोस्तों इजरायली सरकारी कंपनी तवामर का कहना है कि ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है जहां कंट्रोल्ड धमाका किया गया था, और ये धमाका कंपनी की तरफ से किया गया था। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि धमाके के बाद जो वीडियो सामने आई हैं उनमें लोग भागते हुए दिखाई दिए, और वीडियो देख के ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि लोगों को पहले वार्निंग दी गई हो, यानी ये धमाका अचानक से किया गया, इसीलिए वहां शदीद अफरा तफरी फैल गई थी। इससे अंदाजा होता है कि लोगों को पहले कोई इल्म नहीं था वहां ऐसा कुछ होने वाला है। जिस जगह धमाका हुआ वहां रॉकेट बनाए जाते हैं, खास तौर पर वहां एरो 3 डिफेंस सिस्टम के दोस्तों मिसाइल बनाए जाते हैं, और इसी जगह के करीब न्यूक्लियर मवाद भी रखा जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि एटमी हथियार भी इस इलाके में करीब मौजूद हों जहां पर यह हमला हुआ या ये टेस्ट हुआ। तो क्या ईरान की तरफ से ये एक और वार्निंग थी? क्या पहले यूएई पे हमला हुआ और फिर इसराइल में ये धमाका, ताकि पैगाम दिया जा सके? दोस्तों इन दोनों धमाकों के दरमियान एक बड़ा ताल्लुक नजर आ रहा है। एक तरफ यूएई के एटमी ठिकानों पर हमला और दूसरी तरफ इसराइल के इस अहम रॉकेट साज मकाम पर धमाका। मुमकिन हो दोस्तों इनकी कड़ियाँ आपस में मिलती हों, क्योंकि दोस्तों जब इसराइल में ये धमाका हुआ तो पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को भी करीब जाने नहीं दिया गया था। ये धमाका इतना शदीद धमाका था। इस वाक़े के बाद वहाँ ज़बरदस्त सनसनी फैल गई कि आखिर धमाका कैसे हुआ। दोस्तों ये दोनों वाक़यात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब मशरिक़ वुस्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एक और अहम खबर ये है कि खुफिया ज़राए और दिफाई माहिरीन ये बता रहे हैं, और ये बातें उनके दरमियान हो रही हैं कि ईद के दिनों में, ये 200 बातें हो रही हैं कि ईद के दिनों में, यानी बकरा ईद के दिनों में अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अमेरिका जो है ईद के दिनों में ईरान पर हमला कर सकता है। क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी जो उन्होंने ईरान पर हमला किया था वो भी
मुसलमानों के मुकद्दस महीने में किया था, यानी रमज़ान में। और अब ये कहा जा रहा है कि 27 और 28 के आसपास ईद का वक्त है और ईद इन्हीं दिनों में होनी है। और आपको याद होगा कि जब सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब को शहीद किया गया और उन पर हमला किया गया था, उसकी तारीख भी 28 तारीख थी। अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि ईद के मौके पर या ईद के ज़रा आसपास पहले या करीब करीब ईरान को फिर से निशाना बनाया जा सकता है। और दोस्तों, जब रमज़ान के महीने में हमला हुआ था और सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब को शहीद किया गया था, तो इस पर भी बहुत से मुस्लिम ममालिक में शदीद गुस्सा देखा गया था और तकरीबन हर मकातब फ़िक्र का ही इस वाक़े से दिल दुखा था। अब एक बार फिर ये खदशा है कि ईद के आसपास या 28 तारीख को ही शायद कोई एक नई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक बात मैं आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से भी दोस्तों जवाबी मंसूबा तैयार किया गया है। उसके मुताबिक अगर ईरान पर हमला हुआ तो यूएई पर बड़े हमले यकीनी होंगे। यूएई, दुबई, अबू धाबी, और जो हमने 40 दिनों की जंग में देखा था कि रियाद में, दोहा में, कुवैत में और बहरीन में, वही मनाजिर अब दोस्तों अबू धाबी और यूएई में हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी दोस्तों, ईद के आसपास पूरे अरब ममालिक में एक बार फिर जंग भड़क सकती है और पूरा खित्ता एक बड़ी आग में जल सकता है। दिफाई ज़राए से ऐसी खबरें आने लगी हैं कि ईद के करीब करीब पूरे अरब में बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। अब दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा कि अगर ये ईद से पहले होता है मामला, तो इस दौरान जो है हज भी है, और अगर ये वाक़या होता है तो जाहिर सी बात है, और मिसाइल अटैक होते हैं और ड्रोन अटैक होते हैं, तो ये मामला किस तरफ जाते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल जो है वो ख़तरनाक खबर है। और दोस्तों, आप देखिए कि यहूद व नसारा मुसलमानों के जो मुक़द्दस अयाम होते हैं, उनके जो फेस्टिवल होते हैं, उसमें ही ऐसे जो है वो तकलीफ़ देने वाले अमल करते हैं। और अब हज सर पर है और कहा यह जा रहा है कि ईद के आसपास जो है दोबारा से हमला हो सकता है और जंग की आग दोबारा भड़क सकती है। क्योंकि दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस बार हमले की जो कमान है वो खुद बेंजामिन नेतन्याहू संभालेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं, इसराइल और ज़ायनिस्ट लोगों का मसीहा समझे जाने वाला बेंजामिन नेतन्याहू खुद कमान संभालेगा और इसराइल पसे पर्दा मदद करेगा। अमेरिका भी साथ होगा और दोस्तों मुमकिन है कि यूएई भी और कुछ अरब ममालिक भी इसमें इसराइल के साथ हों। इसके अलावा दोस्तों, इस वक्त यूरोप के कई लड़ाका तैयारे हुर्मुज़ के इर्द गिर्द मौजूद हैं और कई यूरोपीय ममालिक के जंगी जहाज़ भी वहाँ तैनात हैं। इनमें फ्रांस, इटली, बरतानिया के जहाज़ भी शामिल हैं। अब उनकी असल जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा कि आया वो ईरान के ख़िलाफ़ किसी ऑपरेशन में शामिल होंगे या नहीं। दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर दोस्तों, हमने एक नया पैटर्न देखा है। इस बार यूएई की तरफ से हमले हुए, लेकिन दोस्तों किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यानी ऐसा हो सकता है कि यूएई जो है वो हमले में शामिल हो जाए, लेकिन वो खुलकर ये ना बताए कि हमला किसने किया है। अब दोस्तों, ऐसा लग रहा है और कुछ इशारे साफ बता रहे हैं कि जंग अब तय है। उन्हीं इशारों में से एक बड़ा इशारा ये है कि F-16 और F-35 तैयारे इसराइल में मौजूद हैं और जो आबने हरमज़ के आसपास अमरीकी अड्डों पे तैनात हैं। इन सब में एक बड़ी तब्दीली की गई है। इन जंगी तैयारों में इजाफी फ्यूल टैंक्स लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, आप दोस्तों सही सुन रहे हैं कि इन जंगी जहाज़ों में इजाफी फ्यूल टैंक लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर ये तैयारे ईरान पर हमला करके वापस आएँ तो उन्हें हवा में दोबारा फ्यूल भरने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हमने पिछली 40 रोज़ा जंग में देखा था कि जब जो रिफ्यूलिंग तैयारे थे KC-135, ईरान ने उनको आसानी से निशाना बनाया और उन पर अटैक किया, क्योंकि वो तो रिफ्यूलिंग तैयारे होते हैं। जो F-35 या F-16 जैसे तैयारे होते हैं, उनको वो रिफ्यूलिंग करते हैं हवा में ही। मगर दोस्तों, ये जो रिफ्यूलिंग तैयारे हैं, ये आसानी से निशाने पर आ जाते हैं। क्यों? ख़ास तौर पर दोस्तों, ईरान के पास अब जो दिफाई निज़ाम है, इसमें चीन और रूस दोनों की मदद शामिल है। अब दोस्तों, इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए, वरना दोस्तों F-35 जैसे तैयारे आसानी से नहीं गिर सकते। अब अगर अमेरिका दोबारा रिफ्यूलिंग तैयारे भेजता है तो वो बहुत आसानी से हदफ बन सकते हैं। इसलिए अमेरिका की एयरफोर्स ने एक नई हिकमत अमली बनाई है। F-16 फाइटर जेट में इजाफी टैंक्स लगाए गए हैं और इसके बदले 2 मिसाइल कम कर दिए गए हैं। यानी हेलफायर मिसाइल हों या दूसरे मिसाइल, इजाफी फ्यूल लगाने के लिए उनकी तादाद कम की गई है। इस तरह आपके पास ज़्यादा ईंधन होगा और रिफ्यूलिंग की ज़रूरत कम पड़ेगी। ये भी एक इशारा समझा जा रहा है कि जंग अब तकरीबन तय है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि अमेरिका के जो तैयारे हैं वो आबने हरमज़ के करीब तैनात कर दिए गए हैं। और दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर जो है वो आबने हरमज़ को लेकर है कि एक बार फिर ये समझा जा रहा है कि खार्क आइलैंड डोनाल्ड ट्रंप के और सेंटकॉम के निशाने पर है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, खार्क आइलैंड डोनाल्ड ट्रंप और सेंटकॉम के निशाने पर है। अब ये बात काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि जब तक खार्क आइलैंड पर कब्जा नहीं होगा
तब तक आबना हरमस नहीं खोला जा सकता। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा लगता है कि आबना हरमस तो सिर्फ एक बहाना है, असल में खार्क आइलैंड पर कब्जा करना है। और दोस्तों ये एक तयशुदा मंसूबा है। लेकिन दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका आबना हरमस खुलवाने में नाकाम रहता है तो ये पूरा ऑपरेशन नाकाम हो जाएगा। और अगर अमेरिका यहाँ से वापस जाता है तो इसका मतलब होगा कि उसकी बरतरी, उसकी ताकत और सबसे ताकतवर मुल्क होने का दावा सब कुछ ज़मीबोस हो जाएगा। अमेरिका की फ़ौजी ताकत का दावा भी टूट जाएगा और उसकी मुआशी ताकत का दावा भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट। आप दोस्तों को मेरी वीडियो ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो और मेरी ये मालूमात आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलूँगा आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।